नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं अनिक कुमार पांडे एक बार फिर हाजिर हूँ आपके पास क्लास 10th की रसायन विज्ञान केमिस्ट्री संबंधित क्लासेस के लिए। और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन गोपालगंज एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। जैसा कि अभी इस पार्ट से पहले हमारी 4 क्लासेस और हो चुकी हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट ने अगर उन पार्ट्स को अगर अभी नहीं देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि पहले आप जो शुरुआत के हमारे 4 पार्ट्स थे उनको एक बार देखें देन, क्योंकि हम उसमें काफी चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। और आज जो हम जहां तक हमने डिस्कस किया उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आगे की चीजें तभी आपको क्लियर हो पाएंगी जब आप जो हमारी पिछली चीजें हैं उसको एक बार गो थ्रू होकर आएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक जो पुरानी हमारी 4 वीडियोस हैं, जो पहले 4 पार्ट अगर उनको नहीं देखा है तो आप पहले उन 4 पार्ट को देखेंगे, उसके बाद आप ये जो हमारा 5th पार्ट आज स्टार्ट हो रहा है इसके पे हम प्रोसीड करेंगे। तो देखिए, अभी जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। हम लोगों ने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि संयोजन अभिक्रिया, वियोजन या उसी को हम अपघटन अभिक्रिया भी बोलते हैं, या फिर विस्थापन अभिक्रिया, ये 3 अभिक्रियाएं हमने डिस्कस कर ली हैं। आज हमको हमारी चौथी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, हमको यहां से शुरुआत करना है। और ऊपर की तीनों ही रिएक्शंस को हमने सिमुलेशन की फॉर्म में डिस्कस किया था, और जहां पे हमने एक एक जो रासायनिक अभिक्रिया है, एक एक जो केमिकल रिएक्शन है, उनके उदाहरण को सिमुलेशन की फॉर्म में भी डिस्कस किया था। तो चलिए बिना समय को बर्बाद करते हुए हम आगे की तरफ चलते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं अभी तक। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हमने बीच में कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को भी देखा था। अब हम चलते हैं, वियोजन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। हम डिकम्पोजिशन, वही इंग्लिश धातु क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा था। हमने विस्थापन अभिक्रिया को बहुत डिटेल में सिमुलेशन की फॉर्म में भी देख लिया है। आज हमको शुरुआत करना है द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो क्या कहता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? आइए पहले एक परिभाषा एक बार देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। आयनों, हम लोगों ने सभी ने आयन के बारे में अणु और परमाणु क्लास 9th में काफी डिटेल में पढ़ा है, जिसमें हमने ये पढ़ा है कि आयन 2 प्रकार के होते हैं, केटायन और एनायन, जिसे हम हिंदी में धनायन और ऋणायन बोलते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है अभी हम बात करेंगे। इसी रिएक्शन को इंग्लिश में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि सच रिएक्शन इन्वॉल्व एन एक्सचेंज ऑफ आयन, इस वर्ड्स पे ध्यान रखना है, और हिंदी में आयनों के आदान प्रदान पर ध्यान रखना है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है आइए एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो पहले डिफरेंस समझिए, विस्थापन और द्विविस्थापन, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। पहले मैं हमने जो कल एक उदाहरण में आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, जो कल हमने डिस्कस किया था विस्थापन अभिक्रिया का, यानी कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। तो वहां हमने देखा था कि हमारे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन था, जिसको हमने सिमुलेशन की फॉर्म में भी देखा था। उसमें हमने आयरन नेल को डिप किया था, और हमारा जो प्रोडक्ट हमारे पास, जो उत्पाद हमारे पास आया था, वो था आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। तो आप देख पा रहे होंगे, अंतर समझिए कि एकल विस्थापन और द्विविस्थापन यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट क्या डिफरेंस है। विस्थापन अभिक्रिया में जो यौगिक होते हैं, जो कंपाउंड होते हैं, उसमें एक एलिमेंटल फॉर्म में होता है, तत्व के रूप में होता है। जबकि द्विविस्थापन अभिक्रिया में जो हमारे दोनों यौगिक होंगे अभिकारक में और उत्पाद में, वो यौगिक के रूप में होते हैं, यानी कि कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं। तो आप अंतर देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे हमारे पास दोनों ही यौगिक के रूप में मौजूद हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने काफी उदाहरण लिए हैं, 4 उदाहरण आप देख पा रहे होंगे। अब आयनों का आदान प्रदान कैसे होता है, तो हम एक उदाहरण से शुरुआत करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि जो साधारण नमक जिस रासायनिक अभिक्रिया द्वारा बनता है, वो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर लिखी हुई है। आयनों का आदान प्रदान से मेरा क्या मतलब है, बहुत ध्यान से देखिएगा। हम जानते हैं कि जब HCl जब टूटता है तो वो H प्लस आयन और Cl माइनस आयन इसमें टूटेगा। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तो Na प्लस OH माइनस आयन में टूटेगा। तो ये हमारे अभिकारक के
जो अभिकारक में मौजूद यौगिक हैं उनका टूटना हुआ। अब आते हैं एक बार उत्पाद की तरफ। एक बार उत्पाद में आने वाले यौगिकों को अगर हम डिकम्पोज करेंगे या तोड़ के लिखेंगे तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और अगर वाटर के मॉलिक्यूल को हम तोड़ते हैं तो वो हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। तो अब ध्यान से देखिए कैसे आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। इसको हम एक सिमुलेशन की फॉर्म में भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले अब ध्यान से देखिए, अभी हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन साथ में है। अभी हम अभिकारक की बात कर रहे हैं, जबकि सोडियम हाइड्रोक्साइड के केस में Na पॉजिटिव OH नेगेटिव साथ में है। लेकिन जब आप उत्पाद की तरफ आएंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि जो हाइड्रोजन आयन है वो क्लोरीन की जगह पे अब हाइड्रोक्साइड आयन, जिसको हम OH नेगेटिव भी बोलते हैं, जबकि जो सोडियम आयन है, सोडियम आयन धनायन है यहाँ पे, और सोडियम के साथ अब यहाँ पे क्लोरीन आयन आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ है। मतलब क्लोरीन सोडियम के पास चला गया और जो हाइड्रोक्साइड आयन जो OH नेगेटिव था वो हमारा हाइड्रोजन आयन के पास आ गया, जो कि आप उत्पाद में भी यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो इसे बोलते हैं हम आयनों के आदान प्रदान से जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो होती है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो क्या अब मुझे उम्मीद है कि आप एकल विस्थापन और द्विविस्थापन में अंतर कर पा रहे होंगे। तो एकल विस्थापन में एक जो होता है अभिकारक वो एलिमेंटल फॉर्म में होगा, तत्वों की फॉर्म में होगा, जबकि यहाँ पे द्विविस्थापन में दोनों ही अभिकारक जो है वो यौगिक के रूप में आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे आप 3 और उदाहरण देख पा रहे होंगे, जहां पे पोटेशियम ब्रोमाइड था, सिल्वर नाइट्रेट था, लेकिन जब प्रोडक्ट की बात आई तो पोटेशियम नाइट्रेट और हमारा सिल्वर ब्रोमाइड फॉर्म हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हो गया। जो Br नेगेटिव आयन है वो सिल्वर के साथ चला गया और जो नाइट्रेट आयन है वो पोटेशियम के साथ चला गया। आइए अब इस रासायनिक अभिक्रिया को हम समझते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया अगर हम लैब में करेंगे तो किस तरीके से होगी। एक बार देखते हैं हम, यहाँ पे हमने एक सिमुलेशन आपके लिए रखा है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे है। अब यहाँ पे आपके पास जो दो यौगिक आपको दिख रहे हैं वो है बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट। अब इसको अच्छा, एक चीज जो मैंने आपको मिस कर दिया अभी कि यहाँ पे डबल द्विविस्थापन अभिक्रिया में एक चीज जो हम अभी मिस कर रहे हैं कि हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान होता है, प्लस आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेपों का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में हमारे अवक्षेपों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? अवक्षेप बनते हैं, और उसको हम सिमुलेशन में देखेंगे भी। अभी जो हम ओ लैब ऑनलाइन लैब्स के थ्रू जो सिमुलेशन देखने वाले हैं उसमें हम ये भी देखेंगे किस प्रकार इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में अवक्षेप का निर्माण होता है, यानी कि इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। आइए देखते हैं, चलते हैं अपनी रिएक्शन की तरफ। ये रहा, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी कि द्विविस्थापन अभिक्रिया। अभी हमारे पास यहाँ पे क्या क्या मौजूद है पहले आप देख लीजिए। एक हमारे पास यहाँ पे अभी एक खाली बीकर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक टेस्ट ट्यूब है हमारे पास बेरियम क्लोराइड है, हमारे पास सोडियम सल्फेट है, और अवक्षेप के टेस्ट के लिए हमारे पास डाइल्यूट HCl अवेलेबल है। HCl है हमारे पास किस फॉर्म में? डाइल्यूटेड फॉर्म में, कंसंट्रेटेड फॉर्म में हमें उसकी आवश्यकता नहीं है। तो अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे, अब हम बेरियम क्लोराइड को पहले टेस्ट ट्यूब पे लेकर आएंगे। बेरियम क्लोराइड को हम लेकर आएंगे। देखिए ध्यान से दीजिएगा, अभी हमने बेरियम क्लोराइड को लिया है। बेरियम क्लोराइड अभी टेस्ट ट्यूब में क्या मौजूद है? बेरियम क्लोराइड। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रही है वो बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में होगी। तो अभी हम आगे बात करेंगे। अभी हमने क्या किया है, बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को ड्रॉपर के थ्रू हमने उसको परखनाली यानी टेस्ट ट्यूब में ले लिया है। आते हैं सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन को भी लेकर। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे अवक्षेप का निर्माण होगा। अभी मैंने छोड़ा नहीं है ड्रॉपर से। अब ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे बॉटम पे, जब रासायनिक, जैसा कि हमने बात किया था कि जब द्विविस्थापन यानी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जब भी होगी तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण होगा, जैसा कि आप यहाँ पे
देख पा रहे होंगे बॉटम में कि एक सफेद रंग का अवशेप यहाँ पे बना है। अभी हम इसको अलग भी कर लेते हैं कि यहाँ पे जो परखनली में सॉल्यूशन है उसको हम थोड़ा बीकर में खाली कर देते हैं और अवशेप को रहने देते हैं अभी परखनली में। ध्यान से देखिएगा, अब एक बार हमको इसकी टेस्टिंग करनी है तो हम डाइल्यूट HCl यहाँ पे डालेंगे। ध्यान से देखिएगा, डाइल्यूट HCl डालने का थोड़ी देर तक आपको परखनली को मूव करना पड़ेगा, हिलाना पड़ेगा उसको। ध्यान से देखिएगा आप यहाँ पे अवशेप की तरफ। अब जो अवशेप यहाँ पे बना है, तो यहाँ से अब जो अभी हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि द्विवस्थापन रासायनिक अभिक्रियाओं में अवशेप का निर्माण हो रहा है, और यहाँ पे जो रिएक्शन हुई है वो किस किस के बीच में हुई है, बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच में है। तो यहाँ से जो हमारा उत्पाद बनेगा, जैसे कि डिस्कस किया है कि जो बैरियम क्लोराइड था अब वो बैरियम सल्फेट हो जाएगा, और जो सोडियम सल्फेट था वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। और जैसा कि हमने देखा था कि यहाँ पे अवशेप का निर्माण भी होता है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये था जो हमारा एक्सपेरिमेंट था। जैसे कि हम देख पा रहे होंगे कि जो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में दो सॉल्यूशन है, और वहां पे क्या होगा फिर आगे, दोनों एक दूसरे के आयन को क्या कर लेंगे, अदला बदली कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 4 उदाहरण भी देखे हैं, और मैंने सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लेके और प्लस हमने अभी जो सिमुलेशन देखा था तो वहां पे बैरियम क्लोराइड और बैरियम सल्फेट के सॉरी बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का उदाहरण को हमने सिमुलेशन की फॉर्म में भी देखा है। चलते हैं आगे की तरफ। अब जो हमारी रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में जो पांचवी अभिक्रिया है वो है उपचयन एवं अपचयन की। किसकी है, कौन सी है, उपचयन एवं अपचयन। और यहाँ पे रेडॉक्स भी दिख रहा होगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि रेडॉक्स अभिक्रिया कब बोला जाएगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं उपचयन, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, आपको नोट्स इंग्लिश में भी मिल जाएंगे। फिलहाल हम आते हैं उपचयन यानी ऑक्सीडेशन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन। इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की वृद्धि या हाइड्रोजन का ह्रास होता है। ह्रास का मतलब यानी कमी होना, एक तरीके से ह्रास होने का मतलब क्या होता है, उसका कमी होना। जबकि अपचयन में क्या होता है, इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन की कमी और हाइड्रोजन की वृद्धि होती है। तो देखिए, अभी 10th क्लास की बुक में आपको जो इसकी परिभाषा मिलेगी वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के टर्म पे ही मिलेगी, लेकिन जैसे ही आप बड़ी सीनियर क्लासेस में जाएंगे, 11th 12th में जाएंगे, तो ये ऑक्सीजन तक ही सीमित नहीं होता। तो वहां पे हमको, खैर उसकी बात हम डिटेल में करें, पर फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि या तो ऑक्सीजन की वृद्धि हो या किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट उसकी वृद्धि हो तब भी उसको हम उपचयन बोलेंगे, या फिर हाइड्रोजन की कमी हो या फिर तब हम ऑक्सीडेशन बोले यानी उपचयन बोलेंगे। और अपचयन या रिडक्शन कब बोलेंगे, जब ऑक्सीजन की कमी या किसी भी विद्युत ऋणात्मक तत्व की कमी होगी, या फिर हाइड्रोजन की वृद्धि, या फिर किसी भी विद्युत धनात्मक तत्व की वृद्धि। अब ये मैंने इतना कुछ आप लोगों को बता दिया, अब ये है क्या, ये कैसे हमें, अब यहाँ पे मैंने उदाहरण भी रखे हैं आप लोगों के लिए। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अभी हम पहले उपचयन का उदाहरण देखते हैं। समझने के लिए आपने परिभाषा समझ लिया कि उपचयन में ऑक्सीजन की वृद्धि होगी और या फिर हाइड्रोजन की कमी होगी, जबकि अपचयन में ऑक्सीजन की कमी होगी, हाइड्रोजन की वृद्धि होगी। आइए अब इसको एक उदाहरण कैसे समझते हैं हम लोग इसको, कि जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, जो पहला उदाहरण यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन टेंड्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पे उपचयन है या अपचयन है, इसको हम कैसे पहचानेंगे, उपचयन है या अपचयन है हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। कैसे हो रही है, मैग्नीशियम के पास अभिकारक में ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन जब हम उत्पाद में मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है तो आप देख पा रहे होंगे कि जिस मैग्नीशियम के पास ऑक्सीजन नहीं था अब उसके पास ऑक्सीजन है। तो यानी ऑक्सीजन की क्या हुई है, वृद्धि। तो क्या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हुई है उसको हम उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन बोल सकते हैं। आते हैं अपने अगले उदाहरण की तरफ, आयरन प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे जो हमारा उत्पाद यानी प्रोडक्ट बन रहा है वो बन रहा है आयरन ऑक्साइड। क्या बन रहा है, आयरन ऑक्साइड। तो क्या अभिकारक में आयरन के पास ऑक्सीजन था, नहीं था। उत्पाद में ऑक्सीजन है उसके पास, इसका मतलब यहाँ पे आयरन में क्या हुआ है, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है। तो ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है वो कैसी रासायनिक अभिक्रिया है, उपचयन।
यानी ऑक्सीडेशन। चलते हैं अपने अगले दो उदाहरण की तरफ। यहाँ पे हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है। कौन सा यौगिक है, कौन सा केमिकल है, कॉपर ऑक्साइड। जबकि उत्पाद में आप देख पा रहे होंगे कि वो कॉपर ऑक्साइड टूटकर कॉपर प्लस ऑक्सीजन दो उत्पादों में टूट गया। तो आप ये भी ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे केवल उपचयन ही अभिक्रिया है या अपचयन ही है, यहाँ पे डीकम्पोजिशन रिएक्शन का भी है। तो एक से ज्यादा, एक रासायनिक अभिक्रिया में एक से ज्यादा अभिक्रियाएं भी हो सकती है एक उदाहरण में। तो यहाँ पे ये टूट भी, जैसे यहाँ पे जो ऊपर के जो दो उदाहरण हमने लिए थे, तो आप देख पा रहे होंगे वो उपचयन के साथ साथ वो एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया भी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी है, कि जहां पे दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं। तो आपको वो भी ध्यान रखना है कि संयोजन अभिक्रिया भी है, प्लस वहां पे जो ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई तो उस वजह से हम उसको उपचयन भी बोल सकते हैं। जबकि हम अगले उदाहरण पे जब आए, तीसरे उदाहरण पे, तो वहां पे आप देख पा रहे होंगे कॉपर ऑक्साइड जो टूट कर कॉपर प्लस ऑक्सीजन में बदल गया। तो यहाँ पे जो है वियोजन अभिक्रिया भी हो रही है, अपघटन अभिक्रिया भी हो रही है, प्लस कॉपर के पास ऑक्सीजन था, उत्पाद में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं है। तो हमने क्या पढ़ा था कि ऑक्सीजन का ह्रास या ऑक्सीजन की, इसको हम कमी भी बोल सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन का घटना, वही हमारा क्या होता है, अपचयन, यानी उसी को हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन घट रहा है, ऑक्सीजन बढ़ेगा तो उपचयन, ऑक्सीजन घट रहा है तो अपचयन। एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पे चौथा उदाहरण में देख पा रहे होंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे कॉपर प्लस H2O। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत एक सोचने वाली बात है। कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं भी आएंगी जहां पे उपचयन और अपचयन दोनों साथ होगा, उसी को मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा है रेडॉक्स। अब रेडॉक्स क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। उपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन से हमने OX ले लिया, ऑक्सीडेशन से हमने क्या ले लिया, OX ले लिया। जबकि अपचयन को हम अंग्रेजी में बोलते हैं रिडक्शन, तो रिडक्शन से हमने RED ले लिया। तो अगर हम RED और OX को अगर कंबाइन करेंगे तो ये हमारा बन जा रहा है रेडॉक्स। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पर उपचयन और अपचयन जब साथ साथ होते हैं एक ही अभिक्रिया में, तो उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम केवल उपचयन नहीं बोलेंगे या केवल अपचयन नहीं बोलेंगे, तो उसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो जैसा कि हमारा जो चौथा उदाहरण हमने लिया है, यहाँ पर उपचयन और अपचयन दोनों साथ साथ हो रहे हैं। कैसे साथ हो रहे हैं और किस हिस्से में ऑक्सीडेशन यानी उपचयन हो रहा है और किस हिस्से में रिडक्शन यानी अपचयन हो रहा है, उसको हम देखते हैं एक एक करके। ध्यान से देखिएगा कि शुरुआत में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड था, लेकिन जब हम अभिकारक की बात हो रही है यहाँ पे अभी, लेकिन जब हम उत्पाद में जा रहे हैं तो वहां पे केवल कॉपर है। इसका मतलब क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है। और ऑक्सीजन की कमी का ही क्या मतलब होता है, ऑक्सीजन की कमी यानी वहां पे हो रहा है हमारा रिडक्शन, यानी कि उसी को हम हिंदी में बोलते हैं अपचयन। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हुआ है, और रिडक्शन का कारण क्या है, ऑक्सीजन की कमी। वहीं अगर हम अभिकारक के दूसरे हिस्से में आए जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन है, जहां पे हमारे पास हाइड्रोजन गैस है, वही अगर हम प्रोडक्ट में जाएंगे तो वहां पे वो H2 से क्या हो गया है, H2O। इसका मतलब वहां पे ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है। और ऑक्सीजन की वृद्धि को हमने क्या पढ़ा है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उपचयन, यानी उसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। आशा करता हूं कि मैं उपचयन अपचयन यानी ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को आपको समझा पाया होगा। इनकेस अगर आपके मन में अगर कोई भी डाउट रह जाता है, अगर वीडियो को पीछे करके रिवाइंड करेंगे और उसको दोबारा प्ले करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रासायनिक अभिक्रिया है और पेपर में उपचयन और अपचयन रासायनिक अभिक्रियाओं में अंतर बार बार पिछले काफी सालों में पूछा गया है और इस साल भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पे जो हमारे पास उदाहरण थे, रेडॉक्स कब बोलेंगे वो भी आपको क्लियर हो गया कि जब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन जहां इस रिएक्शन में साथ साथ हो रहे हैं, तो इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन। क्लियर है सभी को। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। सेम चीज आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी, एक बार देख लेते हैं इसको भी हम। द रिएक्शन इन्वॉल्व्स द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द लॉस ऑफ हाइड्रोजन। वही बात है कि ऑक्सीडेशन में
ऑक्सीजन ऐड होगा, नाम से ही क्लियर है, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का एडिशन, और रिडक्शन में या तो ऑक्सीजन का लॉस होगा या फिर हमारे पास गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा। यहाँ पे नोट भी आप देख पा रहे होंगे, रिएक्शन इन विच वन रिएक्टेंट इज ऑक्सीडाइज एंड द अदर वन इज रिड्यूस इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। जिस अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित और दूसरा अपचयित होता है उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हमने उदाहरण भी डिस्कस किया है। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। तो जैसा कि जब मैंने रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की जब हमने शुरुआत की थी, तो हमने ये देखा था कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 5 प्रकार की होती हैं। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर हम ऊष्मा को आधार लेंगे, यानी जब हीट को हम बेस लेंगे, तो हमारे पास जो 2 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो और होती हैं। तो देखिए, ऊष्मा के आधार पर हमारे पास 2 रासायनिक अभिक्रिया और हैं। कौन कौन सी? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ऊष्माक्षेपी का क्या मतलब है, एक बार हम परिभाषा पे आते हैं। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यहां पे कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं, जैसे श्वसन और प्राकृतिक गैस का दहन। जैसे श्वसन या फिर प्राकृतिक गैस का दहन। तो कैसे ऊष्मा उत्पन्न होती है हम उसको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, श्वसन जो है, हम बहुत डिटेल में श्वसन के बारे में पढ़ने वाले हैं जब हम अपने बायोलॉजी के सेशन की शुरुआत करेंगे। और वहां पे जब हम पहले चैप्टर को पढ़ेंगे जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस के बारे में, तो वहां पे हम बहुत डिटेल में इस रासायनिक अभिक्रिया जो रेस्पिरेशन यहाँ पे हो रहा है, श्वसन जो हो रहा है, उसको पढ़ने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे जो उत्पाद बन रहा है उसमें ऊर्जा या ऊष्मा कैसे उत्पन्न हो रही है उस पर बात करते हैं। और उसके बाद मैं एक सिमुलेशन भी दिखाऊंगा आपको जहां पे हम बात करेंगे कि ऊष्मा कैसे उत्पन्न हो रही है। फिलहाल इस श्वसन की यहाँ पे जो हमारे सामने आपको समीकरण यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो श्वसन का रासायनिक समीकरण है, जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, जिससे हमें क्या मिलती है? एनर्जी हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, मतलब यहाँ पे ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, रिलीज हो रही है। जो हीट है वो क्या हो रही है? रिलीज हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। तो इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो कभी कभार क्या होता है कि हम लोग ये नहीं समझ पाते कि ऊष्मा उत्पन्न कैसे होगी। ऊष्मा उत्पन्न कैसे होगी हमें इसका आइडिया नहीं लग पाता। तो इसका आइडिया कैसे लगेगा, मैं आप लोगों के लिए इसके लिए भी एक सिमुलेशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जहां पे, और ये हमने डिस्कस भी किया था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से वो जो सिमुलेशन था वो सही समय पर लोड नहीं हो पाया था। तो एक बार हम उसको दोबारा डिस्कस करते हैं, और जो कुछ पॉइंट्स हमारे उस रिएक्शन में छूट गए थे या जो हमने मिस कर दिए थे, उसको मैंने बोला था कि यहाँ पे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होगा। और जब आगे आने वाली क्लासों में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया या एक्सोथर्मिक रिएक्शन को जब हम डिस्कस करेंगे, तो मैं वो उदाहरण एक बार फिर से आपके सामने लेकर आऊंगा। तो अब वो घड़ी आ चुकी है कि एक बार हम दोबारा उस ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के उदाहरण को डिस्कस करें। तो चलते हैं, हमें केमिस्ट्री के सेशन पे चलना है, और जो हमारे पास उदाहरण होगा क्लास 10th में आएंगे, और वो उदाहरण हमने यहाँ पे देखा था, संयोजन अभिक्रिया के उदाहरण में हमने उसको देखा था, और एक बार फिर से हम समझने वाले हैं उसको। उस दिन थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से हो सकता है कि लोड करने में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन एक बार आज फिर से हम इस रासायनिक अभिक्रिया को देखने वाले हैं। और यहाँ पे किस हिस्से में उपचयन अभिक्रिया ऑक्सीडेशन किस किस हिस्से में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, वो हो रही है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि क्विक लाइम का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaO होता है। डिस्टिल वाटर का जो डिस्टिल वाटर वाटर ही है, तो इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो H2O होता है। और अब यहाँ जो हम पहले इसके रासायनिक समीकरण लिख लेते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O टेंड्स टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जब मैंने आप लोगों को ऊष्मा संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन करवाया था, तो ये सेम सिमुलेशन हमने वहां पे भी आपके सामने रखा था। लेकिन मैंने आपको वहां बोला था कि यहाँ उस
समय पे जब आपने ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया के बारे में नहीं पढ़ा था, तो यहाँ पे एक प्रकार की ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है, इसमें कैसे ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो अब हम देखने वाले हैं। तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया भी है, वो आपको क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे दो अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बना रहे हैं, तो ये एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ इसमें तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन उस दिन थोड़ा सा नेटवर्क एरर की वजह से वो जो लास्ट स्टेप था वो ठीक से लोड नहीं हो पाया था, इसीलिए मैं इसको दोबारा एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी क्लियर हो जाएगा, प्लस जो कुछ चीजें पिछले सिमुलेशन में रह गई थी वो भी हमको यहाँ पे दिख जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड है, यहाँ पे डिस्टिल वाटर H2O है। आइए अभिक्रिया को, हमने क्विक लाइम के जो सॉल्ट को बीकर में, एम्प्टी बीकर है यहाँ पे, और यहाँ पे हमने थर्मामीटर भी रखा है। थर्मामीटर रखने का रीजन क्या है यहाँ पे कि हमें यहाँ पे टेम्परेचर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, और ऊष्मा उत्पन्न होने का क्या मतलब है, टेम्परेचर राइज होना चाहिए। टेम्परेचर राइज होना नहीं चाहिए। अभी जिससे इस यहाँ पे इस बीकर का जो टेम्परेचर अभी यहाँ पे है वो 30 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ पे टेम्परेचर राइज होना चाहिए। तो हमने क्या कर लिया है, बीकर में क्विक लाइम के जो सॉल्ट है उसको हमने ले लिया है। आइए उसमें डिस्टिल वाटर भी डालते हैं। अब आप लोग कहाँ ध्यान देंगे, अब आप लोग ध्यान देंगे इस तापमान पर जो अभी यहाँ पर आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है। कहाँ ध्यान देना है आपको, इस टेम्परेचर पे। ये अभिक्रिया किस प्रकार से एक ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया एक्सोथर्मिक रिएक्शन है वो यहाँ पे आपको समझ में आएगा। आइए जो सॉल्ट है उसमें हम वाटर को मिक्स करते हैं। टेम्परेचर पे ध्यान देंगे, आप ध्यान से देखिएगा 30 डिग्री सेल्सियस अभी टेम्परेचर है। समय के साथ धीरे धीरे जो यहाँ पे विलयन बना है उसका टेम्परेचर बढ़ के अब कितना हो चुका है, 40 डिग्री सेल्सियस। तो यही इसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया, यहाँ पे सीधी सी बात है उन दोनों के बीच में जो रासायनिक अभिक्रिया हुई है, रासायनिक अभिक्रिया तो हुई है, यहाँ पे हमारे पास जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन तो गया, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त करने से पहले के साथ साथ एक चीज और यहाँ पे हुई है कि जो तापमान था वो 30 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर कितना हो गया, 40 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब यहाँ पे इस अभिक्रिया के साथ साथ एक ऊष्मा भी उत्पन्न हुई है जिसकी वजह से टेम्परेचर राइज हो गया। तो इस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया को हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, और ये जो रिएक्शन है आप आगे पढ़ेंगे हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम हिंदी में तीव्र ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी कह सकते हैं, तीव्र ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। तो एक बार जो उस दिन लोड ना होने की वजह से आज नेटवर्क ठीक है, तो जो कुछ स्टेप एक बार मिस हो गए थे उसको भी देख ही लेते हैं। तो यहाँ पे संयोजन के साथ साथ दो अभिकारक एक उत्पाद, संयोजन भी है, प्लस तापमान बढ़ा, ऊष्मा उत्पन्न हुई, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है, प्लस एक बार आप आगे देख लेते हैं कि जो कुछ दो स्टेप और थे जो उस दिन शायद लोड नहीं हो पाए थे, एक बार देख लेते हैं। लाइम वाटर बन चुका है। लाइम वाटर को वही है, कॉमन नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जो पिछले स्टेप का हमारे पास जो उत्पाद था। अब लाइम वाटर को हम एक ड्रॉपर में लेके इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में खाली कर देंगे और टेस्ट ट्यूब को कॉर्क की सहायता से क्लोज कर देंगे। यहाँ तक हमने उस दिन भी किया था, लेकिन उस दिन अगले स्टेप पे अब देखते हैं आज लोड, क्योंकि उस दिन लोड नहीं हो पाया था। अब आज देखते हैं नेटवर्क हमारा साथ देता, आज दे दिया उसने। उस दिन क्या हुआ था कि ये जो स्लाइड है ये पूरी तरह लोड नहीं हुई थी। आइए अब यहाँ पे जो हमें अगली रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे देखनी है वो देखनी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिलाएंगे और जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होगा प्लस H2O साथ में रिलीज होगा। ये चीज जो हमारी थी उस दिन नेटवर्क एरर की वजह से जब ये लोड नहीं हो रहा था तो ये चीज हमारी छूट गई थी। अब आइए कार्बन डाइऑक्साइड हम इसको कहां से देंगे, फूक मारेंगे। ध्यान से देखिएगा अभी इस सॉल्यूशन का कलर कैसा है, लाइट कलर है। अब ये देखिए कैसे सफेद बन जाएगा, ध्यान से पहले कलर को देख लीजिए आप, पहले से कलर को अपने दिमाग में रख लीजिए। अब देखिए फूक मारने से पहले एक कलर है, फूक मारने का मतलब क्या है, यहाँ पे हम कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में परख नली में दे रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, 1 2 3। अब जो सॉल्यूशन का कलर है वो पूरी तरीके से सफेद हो चुका है और सफेद कलर ये दर्शाता है कि यहाँ पे जो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बन चुका है। उस दिन थोड़ा सा लोड होने की वजह से हम इसको ठीक से नहीं देख पाए थे, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। चलते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ।
तो अभी हमने डिस्कस कर लिया है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के बारे में, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा उत्पन्न होती है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया है। तो आइए जो हमारी ऊष्मा के आधार पर जो सेम चीज आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज अ केमिकल रिएक्शन दैट रिलीजेस हीट एंड हैज अ नेगेटिव स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो सीधी सी बात है, अभी आपको इस पर ध्यान रखना है, दैट रिलीजेस हीट, वो क्या रिलीज करता है, ऊष्मा उत्पन्न करता है, यानी हीट को रिलीज करेगा। चलते हैं अपनी अगली प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के तरफ। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि ऊष्मा के आधार पर भी रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार होते हैं। पहला हम ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं, दूसरा आ रहा है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी इसी को हम इंग्लिश में एंडोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। तो क्या होगा इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया में, पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, अब अवशोषण का क्या मतलब होता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा अवशोषित होती है, और अवशोषण का मतलब हम समझ सकते हैं जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है। और सामने उदाहरण हम सभी परिचित हैं, बहुत भली भांति परिचित हैं, जो सामने जो रिएक्शन आपके सामने लिखी है प्रकाश संश्लेषण, और हम छठी कक्षा से ही लगातार प्रकाश संश्लेषण को अलग अलग रूपों में इसको हम पढ़ते आ रहे हैं, और 10th क्लास में भी काफी डिटेल में हम इसको दोबारा पढ़ने वाले हैं जब हम अपने बायोलॉजी के सेशन की शुरुआत करेंगे, जहां पे हम जैव प्रक्रम यानी लाइफ प्रोसेस की शुरुआत करेंगे। तो वहां पे हम एक बार फिर से प्रकाश संश्लेषण को कुछ नई चीजों के साथ, क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये भी प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण तो पहले भी पढ़ चुके हैं, तो 10वीं में दोबारा प्रकाश संश्लेषण का मतलब क्या है, उसमें 10वीं में हम क्या नया पढ़ने वाले हैं, तो वो तो खैर हम बायो सेशन डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम आते हैं कि ये एक ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कैसे है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन कैसे है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सामने, यहाँ पे आपके पास जो प्रकाश संश्लेषण का रासायनिक समीकरण आपके पास लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण करवाने के लिए हमें CO2 की आवश्यकता होती है, हमें जल की आवश्यकता होती है, पेड़ों के लीव्स में क्लोरोफिल तो होता ही है, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हम, क्योंकि अभी हम ऊष्मा के आधार पर पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऊष्मा क्या है, हमें सूर्य के प्रकाश की भी आवश्यकता होती है, और हम जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊष्मा भी है। तो यही है, क्या बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण संभव है, तो हमारा जवाब होगा नहीं। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जहां पे हमें ऊष्मा की जरूरत है, इससे पहले वाले में क्या था, वहां पे ऊष्मा मुक्त हो रही थी, हीट रिलीज हो रही थी, लेकिन इसमें इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं को करवाने के लिए हमें चाहिए ऊष्मा। बिना सूर्य के प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं है, या फिर अगर किसी कंडीशन, टर्म्स एंड कंडीशन लगा के अलग लाइट से कराया तो वहां पे भी हमें ऊष्मा चाहिए होती है, भले हम किसी दूसरे सोर्स से दें, पर ऊष्मा की आवश्यकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो जहां भी ऊष्मा की आवश्यकता है, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया को हम बोलेंगे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो अंतर आपको समझ में आ गया होगा, परीक्षा में अलग अलग तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ऊष्मा शोषी और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है। तो आपको बहुत, अगर आप इस वीडियो को अगर आप ध्यान से सुन रहे होंगे, या अगर आपको इनके सभी को डाउट रह गया, आप एक बार दोबारा वीडियो को देखिए, तो मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को देखने के बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया में आपको कोई भी डाउट रह गया होगा। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा मुक्त होती है, हीट रिलीज होती है, जबकि ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन में ऊष्मा की आवश्यकता होती है। नाम में ही है शोषी यानी अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। सेम चीज आपको इंग्लिश मीडियम में मिल जाएगी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम देयर सराउंडिंग एंड फील कोल्ड। तो यहाँ सीधी सी बात है, यहाँ पे ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो मेन आपको दो वर्ड्स पे ध्यान रखना है, लॉस ऑफ हीट या फिर गेन ऑफ हीट, या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट भी हम इसको बोल सकते हैं। तो जहां पे हीट एब्जॉर्ब होगी, ऊष्मा अवशोषित होगी, उस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होंगी एंडोथर्मिक। तो अब जो हमारा अगला टॉपिक यहां से आ रहा है, दैनिक जीवन में उपचयन के प्रभाव। अब उपचयन यानी ऑक्सीडेशन की बात हो रही है यहाँ पे। तो अब ये नया सेशन होगा हमारा, जो अगली क्लास जब हम आएंगे आपके सामने। अभी हमने आज रासायनिक अभिक्रियाओं के सभी प्रकारों के बारे में मैं एक बार आपको वापस से ले चलता हूं, और आप
अपने आप से सवाल पूछेंगे कि क्या हमने ये सारी चीजें डिस्कस की हैं अपनी पिछली 4 क्लास प्लस जो आज की क्लास, इन 5 सेशन में जो पहले 5 पार्ट हमारे पहले आए हैं, क्या हम इन चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके हैं? उम्मीद है कि हमने डिस्कस किया है और आपके मन में इन सभी प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह गए होंगे। इनकेस कोई डाउट है आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपके डाउट जरूर क्लियर होंगे। आइए एक बार देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में। क्या हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया है? बिल्कुल। वियोजन अपघटन हो गया है, विस्थापन हो गया है, द्विविस्थापन हो गया है, उपचयन अपचयन आज डिस्कस किया है, रेडॉक्स रिएक्शन आज डिस्कस किया है, ऊष्मा के आधार पर भी जो 2 रासायनिक अभिक्रिया होती है, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका मतलब यहाँ पे जो शुरुआत में मैंने आपसे वादा किया था कि इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे, एक एक करे करेंगे, और मैंने प्रयास किया है कि विभिन्न अलग अलग प्रकार की ऑनलाइन लैब जो भी अभी अवेलेबल है हमारे पास, उसका उपयोग करके आपको इन रासायनिक अभिक्रिया के बारे में केवल बताया ना जाए, प्लस अभी वर्चुअल मोड में जुड़े हैं तो आपको जो भी संभव है मेरी तरफ से ऑनलाइन में ही, ऑनलाइन लैब के थ्रू समझाया जाए, मैंने प्रयास किया है। कल आज हम इतना डिस्कस करेंगे, कल की जो हमारा सेशन होगा उसमें, अगले सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं दैनिक जीवन में जो उपचयन और अपचयन के जो प्रयोग थे उसके बारे में। मतलब यहां से हम शुरुआत करेंगे अपने अगले सेशन से, ताकि आपको भी ध्यान में रहे कि अगला सेशन हमारा क्या होने वाला है। तो यहां से हम शुरुआत करेंगे अपने अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए। धन्यवाद।